नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BS हिंदी चैनल में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स मतलब पौधे, पादप, इनकी हार्मोन्स, कौन सा हार्मोन्स कैसे वर्क करता है, जड़, तना, पुष्प इत्यादि चीज़ों के बारे में जो एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में। जैसे कि SSC का आप एग्ज़ाम उठा के देखिए, कोई भी SSC का एग्ज़ाम हो, चाहे MTS हो, CGL हो, CHSL हो, SSC के कोई भी एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराता है, आप उसमें देख सकते हैं कि साइंस के इस प्लांट्स छोटे से चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। जो आप सोचते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, आजकल के एग्ज़ाम का पैटर्न ऐसा हो गया फ्रेंड्स, आप ये सोचें कि हमें ये नहीं पढ़ना है तो ये गलत है। सबसे पहले आप उस एग्ज़ाम का सिलेबस उठाइए और उस हिसाब से आप पढ़िए। किसी भी एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो NTPC हो, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, SSC हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। तो मैंने जो ये कंटेंट आप लोग के सामने जो दिया है, मतलब ये जो पादप नामक एक चैप्टर है, इसमें मैंने वो सारी चीज़ों को रखा हुआ है या समाहित किया हुआ है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप ज़रूर देखें। आइए जानते हैं पादप क्या है, प्लांट्स क्या है। पादपों के अवशिष्ट एल्केलाइड, ये कड़वे एवं विषैले होते हैं। एल्केलाइड जो होते हैं कड़वे और विषैले होते हैं। औषधियों एवं मादक द्रव्यों के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि निकोटीन, कुनैन, मार्फिन, कैफीन आदि। ओके फ्रेंड्स, एल्कलाइड कड़वे और विषैले होते हैं और ये मादक द्रव्यों के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है और औषधियों के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है लैटेक्स। लैटेक्स क्या है? ये पत्तियों एवं तनों की कुछ कोशिकाओं में पाया जाता है। लैटेक्स कहाँ पाया जाता है? पौधों के पत्तियों एवं तनों की कुछ कोशिकाओं में। इसमें प्रोटीन, गोंद, रेनिन, एल्केलाइड, मंड, शर्करा आदि घुले होते हैं। अब हम जानते हैं पादप हार्मोन्स। पादप हार्मोन्स क्या है फ्रेंड्स? पादप हार्मोन्स, इसी से पौधों का नियंत्रण होता है। उसमें फूल खिलते हैं, पौधे बौने होते हैं, पौधे लंबे भी होते हैं, पौधों के जो घाव होते भरते हैं। तो कौन कौन से हार्मोन्स हैं इनके लिए उत्तरदायी, इन्हीं के बारे में हम जान रहे हैं। आइए जानते हैं। ऑक्सिन, पहला हार्मोन है ऑक्सिन। ऑक्सिन का खोज किसने किया था? ऑक्सिन का खोज डार्विन ने किया था। किसने किया था? डार्विन ने सन 1880 ईस्वी में ऑक्सिन नामक हार्मोन्स की खोज 1880 में डार्विन ने किया था। ये करता क्या है? पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। मतलब पौधे जो बढ़ते हैं उनकी वृद्धि को क्या करता है? ये नियंत्रित करता है। और ऑक्सिन का निर्माण कहाँ होता है? पौधों के ऊपरी हिस्से में होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? ऑक्सिन का पौधों के ऊपरी हिस्से में होता है। दूसरा है फ्रेंड्स जिब्रेलिन। दूसरा क्या है? पादप हार्मोन्स जिब्रेलिन। इसकी खोज किसने किया था? 1926 में जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा। किसने? कुरोसावा ने 1926 में इन्होंने जिब्रेलिन नामक पादप हार्मोन्स का पता लगाया। ये करता क्या है? बौने पौधे को लंबा कर देता है। जिब्रेलिन क्या करता है? बौने पौधे को लंबा कर देता है और ये फूल बनने में मदद करता है। पौधों में फूल खिलाने में या बनने में ये मदद करता है, फूल बनने में मदद करता है। तीसरा है साइटोकाइनिन। इसकी खोज मिलर ने की थी। अब ये किस सन में है फ्रेंड्स ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन साइटोकाइनिन नामक जो हार्मोन्स है, पादप हार्मोन्स, इसकी खोज किसने की थी? मिलर ने की थी। और ये करता क्या है? ये कोशिका विभाजन और उनके मतलब पौधों के विकास में मदद करता है। ये कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है और ये जीर्णता को रोकता है। पौधों में जो जीर्णता होती है उनको रोकता है और ये RNA प्लस प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। प्लांट्स में मतलब पौधों में ये RNA प्लस प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। अगला है जो हार्मोन्स है वो है एबिसिसिक एसिड। इसे बोलते हैं ABA, एबिसिसिक एसिड। ये क्या करता है? इसका नाम है वृद्धि रोधक हार्मोन्स और ये पुष्पन में बाधक होता है। ओके फ्रेंड्स, एबिसिसिक एसिड क्या करता है पौधों में? ये पुष्पन में बाधक बन जाता है, मतलब वहाँ फूल नहीं खिलने देता। और ये वृद्धि रोधक हार्मोन से पौधों को बढ़ने भी नहीं देता है, एबिसिसिक एसिड। अगला हार्मोन्स है पादप हार्मोन्स इथिलीन। इथिलीन एकमात्र गैसीय रूप में पाया जाने वाला हार्मोन्स। पौधों में एकमात्र गैसीय रूप में पाया जाने वाला हार्मोन्स कौन सा है? इथिलीन। फ्रेंड्स इसको ऐसे याद करो, इथिलीन एक गैस है और ये गैस पौधों में पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, और इसका काम क्या है? ये फलों को पकाता है। आजकल फलों को, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाया जाता है, तो ये इथिलीन नामक गैस से ही ये पकाया जाता है। तो इथिलीन एकमात्र गैसीय रूप में पाए जाने वाला हार्मोन्स है और इसे वृद्धि रोधक हार्मोन्स कहते हैं। और ये फल पकाने में
काम आता है। मतलब इस इथेलिन का यूज पौधों में क्या होता है, फल को पकाने में। इसे फल पकाने वाला हार्मोन्स भी बोला जाता है इथिलीन को। फ्लोरीजेंस ये पत्तों में बनता है और ये फूल खिलाने वाला हार्मोन्स है। फ्लोरी जैसा नाम से ही है, फ्लोरी, फ्लोरी मतलब फ्लोरी, फूल खिलाने वाला, और पत्तों में ये बनता है। क्वेश्चन बन सकता है कि पौधों में फूल खिलाने के लिए कौन सा हार्मोन्स उत्तरदायी है, तो वो है फ्लोरीजेंस। और गैसीय रूप में पाए जाने वाला हार्मोन्स कौन सा है, इथिलीन। अभी मैंने बताया इथिलीन एक गैस है जो पौधों में पाया जाता है, तो ये गैसीय रूप में पाए जाने वाला हार्मोन्स है। अब फ्रेंड्स लास्ट जो है वो है ट्रांसम्यूरिन। यह एक प्रकार का डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ट्रांसम्यूरिन क्या है, एक प्रकार का डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है और ये पौधों का जख्म भरता है। मतलब अगर पौधों में घाव लग जाए, जैसे बहुत लोग होते हैं क्या करते हैं, पौधों को बेवजह चोट पहुंचाते हैं तो वहाँ जख्म बन जाता है, कट पिट जाता है पौधों का, तो उनका घाव भरता है। कौन सा, ट्रांसम्यूरिन। तो हमें पौधों को बचाना है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर जीवित रहना है धरती पे तो जान ही रहे हैं, पेड़ पौधे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। अगला हम जानते हैं फ्रेंड्स, तो ये तो अभी था पूरे हार्मोन्स के बारे में आपने जान लिया। अगला हम जानते हैं जड़ के बारे में, मतलब रूट क्या है। तो रूट के बारे में जानेंगे। देखिए, पौधों का वह भाग जो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल की ओर बढ़ता है और पौधों को सीधा खड़ा करने में सहायक होता है। ओके, पौधों का वह भाग जो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल की ओर बढ़ता है और पौधों को सीधा खड़ा रखने में सहायक होता है, वही जड़ कहलाता है। तो इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने यहाँ पे लिखा है, इसे देखिए ध्यान से और एक बार समझिए। इसमें रूपांतरण पूछता है, जड़ों का रूपांतरण मतलब किस वाले फल में या फूल में या पौधे में कौन सा जड़ का रूपांतरण होता है। जैसे पहला है हल्दी, हल्दी में गांठदार जड़ होता है। ओके फ्रेंड्स, आपने देखा भी होगा, कच्चा हल्दी लीजिए तो ऐसे कुछ ऐसे ही होता है, वो अजीब गजीब का। अब देखिए वायवी जड़, वायवी जड़ आर्किड में वायवी जड़ पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, आर्किड में कौन सा जड़ पाया जाता है, वायवी जड़। सलजम में कौन सा जड़ पाया जाता है, सलजम में कुंभी रूप जड़, सलजम में कुंभी रूपी। और मूली में तुर्क रूपी। अब देखिए सलजम और मूली इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि देखो भाई सलजम जो होता है वो गोल मटोल होता है, नीचे थोड़ी सी शंकु टाइप होती है, और मूली होती है लंबी होती है। ओके फ्रेंड्स, तो सलजम में कुंभी रूपी और मूली में तुर्क रूपी जड़ पाए जाते हैं। पान में कौन सा जड़ पाया जाता है, आरोही जड़। ओके फ्रेंड्स, अब देखो अमर बेल, अमर बेल, अमर बेल में चूसक जड़ पाया जाता है। गाजर में कौन सा जड़ पाया जाता है, गाजर में शंकु रूप, गाजर में कौन सा जड़ पाया जाता है, शंकु रूप। तो अब एक चीज़ इसमें है कि ये मूली वाला हो गया, मूली वाला तुर्की रूप, सलजम का गोल मटोल होता है, यानी कि ये कौन सा हो गया, कुंभी रूप। और गाजर, गाजर का शंकु रूप, क्योंकि नीचे थोड़ा सा शंकु के आकार का होता है, ये शंकु रूप हो गया गाजर का। प्याज में कौन सा जड़ पाया जाता है, प्याज में भाई लोग रेशेदार जड़, प्याज में कौन सा जड़, रेशेदार जड़ पाया जाता है। ओके, अब देखो चंपा में कौन सा जड़ पाया जाता है, पत्तीय जड़, चंपा में कौन सा जड़ पाया जाता है, पत्तीय जड़। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो समझ में आ गया। अब देखो इसमें जो सबसे मोस्ट चीज़ें हैं वो हैं ये मूली, सलजम और गाजर। मूली का कुंभी रूप, सलजम का तुर्की रूप और गाजर का शंकु रूप। तो इसको याद कैसे करना है, देखो तुर्की का मूली, किसका, तुर्की का मूली, तुर्की का मूली, शंकर का गाजर और कुंभ में सलजम। मतलब तुर्की का मूली मतलब मूली का तुर्क रूपी जड़ होता है, शंकर का गाजर, शंकर का गाजर यानी कि गाजर का शंकु रूपी होता है, और कुंभ में सलजम, तो कुंभ में सलजम यानी कि सलजम का कुंभी रूप जड़ होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे आप याद कर सकते हो, तुर्की का मूली, शंकर का गाजर और कुंभ का सलजम। अब हम जानते हैं फ्रेंड्स, जो अगला चीज़ है, अपने हार्मोन्स जान लिया, जड़ जान लिया, अब हम जानते हैं तना के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तना के बारे में अभी मैंने बताया, अभी हम जानेंगे तना के बारे में। आपने जाना अभी हार्मोन्स, पादप हार्मोन्स, जड़ और तना के बारे में जानते हैं। तना में देखिए 3 प्रकार के तने होते हैं, भूमिगत तना, अर्धवायवी तना और वायवी तना। तो ये अर्धवायवी और वायवी तो उतने मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम में क्या पता कैसे क्वेश्चन उठा ले।
जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है भूमिगत तना, अंडरग्राउंड स्टीम। आइए जानते हैं ये क्या है। तना का वह भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है। इनमें पर्व संधियां एवं पर्व कलिकाएं तथा सल्क पत्र पाए जाते हैं, छिलके भी पाए जाते हैं। ओके, ये किसमें पाया जाता है? भूमिगत तने में। तो ये क्या कहलाते हैं? जो तना मतलब तना का वह भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है और इनमें पर्व संधियां, पर्व कलिकाएं तथा सल्क पत्र पाए जाते हैं, वो भूमिगत तना कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल हम जान लेते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कई बार एग्जाम्स में भी पूछा हुआ है, कई सारे एग्जाम्स में। आलू, आलू किस रूप का उदाहरण है? मतलब तने का किस रूप का उदाहरण है? आलू, आलू तने का स्तंभ कंद का उदाहरण है, यानी कि स्तंभ कंद का उदाहरण आलू। सल्क कंद का उदाहरण प्याज, लहसुन, लीली। शल्क कंद का उदाहरण कौन सा हो गया? प्याज, लहसुन, लीली। घन कंद का उदाहरण बंडा, अरबी और केसर, जिमीकंद। घनकंद का उदाहरण कौन सा हो गया? घनकंद का बंडा, अरबी, केसर और जिमीकंद। प्रकंद का उदाहरण कौन सा हो गया? हल्दी और अदरक। ओके फ्रेंड्स, तो ये जान गए। स्तंभ कंद में आलू आता है, शल्क कंद में प्याज, लहसुन, लीली आता है, घन कंद में बंडा, अरबी, केसर और जिमीकंद आता है, प्रकंद में हल्दी और अदरक आता है। अब दो और हैं, उन्हें भी जान लेते हैं। तो अर्धवायवी तना, अर्धवायवी तने का मतलब ये होता है तने का कुछ भाग भूमि के ऊपर तथा कुछ भाग भूमि के अंदर होता है, और जो भूमि के ऊपर होता है वो थोड़े से वायु में भी होता है। अब देखिए पहला इसमें है ऊपरी भूस्थारी तना, ऊपरी भूस्थारी तना। तो ब्राह्मी बूटी, दूब और घास। आपने दुर्बा देखा होगा या घास देखा होगा, तो उसके देखते होंगे जड़ थोड़े से ऊपर भी होते हैं। तो ये ऊपरी भूस्थारी या अर्धवायवी तना कहलाते हैं। स्टोलान, स्टोलान टाइप के, ये पुदीना, जैस्मिन और स्ट्रॉबेरी। भूस्थारी, भूस्थारी में जलकुंभी और पिस्टिया। ओके, अंतः भूस्थारी, गुलाब और गुलदाउदी, ये तने होते हैं इसके। अब जो लास्ट वाला है इसे जानते हैं वायवी तना। पूरा तना ऊपर स्थित होता है, मतलब वायु में ही होता है। जैसे इनको भी डिवाइड किया गया है कई पार्ट्स में। स्तंभ प्रतान, अंगूर किसका उदाहरण है? स्तंभ प्रतान का। नींबू किसका उदाहरण है? स्तंभ सूल का। प्रणव स्तंभ किसका प्रणव स्तंभ का उदाहरण कौन सा है? नागफनी। ओके फ्रेंड्स, यानी कि नागफनी में कौन सा तना पाया जाता है? वायवी तना। और ये किसका उदाहरण है? प्रणव स्तंभ का। सतावर और रसकस, ये किसके उदाहरण है? पत्र प्रकालिका के। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप जान गए तना के बारे में। और जो तने का अभी मैंने बताया जो सबसे मोस्ट है, इन चीज़ों को हमें नहीं भूलना है। स्तंभकंद आलू, सल्ककंद प्याज, लहसुन, लीली, घनकंद बंडा, अरबी, केसर और जिमीकंद, प्रकंद में हल्दी और अदरक। अब जान लेते हैं इसी में थोड़ी सी एक चीज़ और। फलों के कुछ प्रमुख भाग होते हैं जो खाने योग्य होते हैं, मतलब कौन से फल का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, इसे जानते हैं। ओके, आइए देखिए सेब का जो है हम कौन सा भाग खाते हैं? गुद्देदार पुष्पासन। सेब का गुद्देदार पुष्पासन वाला भाग हम लोग खाते हैं। अब देखिए कई चीज़ें ऐसे हैं या कई फल ऐसे हैं जिनमें सेम सेम चीज़ें हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि आम। ओके, आम का मध्य फल भित्ति, पपीता का मध्य फल भित्ति और इमली का मध्य फल भित्ति। तीन चीज़ों का, किसका? आम, पपीता और इमली, इन तीनों का हम लोग क्या कौन सा भाग यूज करते हैं? मध्य फल भित्ति। ओके फ्रेंड्स, आम, पपीता और इमली, मध्य फल भित्ति। सेब का तो जानेंगे गुदेदार पुष्पासन। बेर का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं? बेर का हम लोग बाह्य एवं मध्य फल भित्ति खाते हैं। ओके फ्रेंड्स, बेर का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं? बाह्य एवं मध्य फल भित्ति। अमरूद का फल भित्ति एवं बीजांडसन, अंगूर का भी फल भित्ति एवं बीजांडसन, टमाटर का भी फल भित्ति एवं बीजांडसन। ओके फ्रेंड्स, किसका किसका? अंगूर, अमरूद और टमाटर, इन तीनों का फल भित्ति एवं बीजांडसन हम लोग यूज करते हैं। नारियल का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं? नारियल का हम लोग भ्रूण कोष खाते हैं। ओके फ्रेंड्स, पपीता को तो बता ही दिया मैंने, मध्य फल भित्ति। गेहूं का हम लोग कौन सा पार्ट खाते हैं, यूज करते हैं? भ्रूण पोष एवं भ्रूण, गेहूं का भ्रूण पोष एवं भ्रूण। काजू का पुष्पवृंत एवं बीज पत्र, लीची का गुद्देदार एरियल। ओके फ्रेंड्स, अभी दो तीन और बचे हुए उन्हें भी जान लेते हैं। सिंघाड़ा का बीज पत्र हम लोग खाते हैं। चने का भी और सेम का, देखिए चना और सेम इन दोनों का सेम है, चना और सेम का मतलब इक्वल है।
चना में हम लोग बीज पत्र एवं भ्रूण खाते हैं, सेब में भी बीज पत्र एवं भ्रूण खाते हैं। चना और सेब में बीज पत्र एवं भ्रूण खाया जाता है। भिंडी का संपूर्ण फल खाया जाता है। कटहल का सहपत्र, परिदल एवं बीज, ये तीनों यूज होते हैं। कटहल में सहपत्र, परिदल एवं बीज, ये तीनों यूज होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब पुष्प से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, फूलों से रिलेटेड कुछ चीजें हैं। पौधों में फूल भी होते हैं तभी तो फल लगते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे इंपॉर्टेंट अंग, ये मैंने एक छोटा सा फूल भी बना दिया है, उतना सुंदर नहीं है। तो फूल क्या है, मतलब ये पुष्प जो है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे इंपॉर्टेंट अंग है। इसे रूपांतरित तना के नाम से भी जाना जाता है। इसके निम्न भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। अब देखिए, पुमंग को हम लोग पुष्प का नर जननांग बोलते हैं, जायांग को पुष्प का मादा जननांग बोलते हैं। पुमंग क्या है, नर जननांग, और जायांग क्या है, मादा जननांग। तो अब पुमंग नर जननांग के बारे में जान लेते हैं। ये एक या एक से अधिक पुंकेसर इसमें होता है। इसमें परागण पाया जाता है, किसमें, पुमंग में। यह नर या युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका कहलाती है। नर या युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका कौन सी कहलाती है, पुमंग। ओके फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं जायांग के बारे में। इसमें एक से अधिक फ्लास्क रूपी पतली पतली रचनाएं होती हैं। आपने देखा होगा किसी भी फूल में ऐसे ऐसे उसके बीच में, गुड़हल का फूल लीजिए, उसके बीच में आपको दिख जाएगा एकदम आसानी से। तो पतली पतली फ्लास्क रूपी रचनाएं होती हैं, इन्हें स्त्री केसर बोला जाता है या अंडप कहते हैं। अंडप 3 प्रकार के होते हैं, ओवरी मतलब अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका। अंडप कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ओवरी मतलब अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका। ओके फ्रेंड्स, अब एक चीज हम जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम बोले थे परागण। परागण किसे कहते हैं, परागण, पराग कण के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की क्रिया। पराग कण के वर्तिकाग्र तक के स्थानांतरण की क्रिया परागण कहलाती है। ये 2 प्रकार की होती है, स्वपरागण और परपरागण। तो इसका मैं थोड़ा सा एक वीडियो है बनेगा, मैं अगले वाले वीडियो में इसको मैं कोशिश करूंगा आपको ये मिल जाए, स्वपरागण और परपरागण वाला। ओके फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये पूरी वीडियो, और इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का आप लोग जो PDF है मेरे डिस्क्रिप्शन से आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।